हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन की वन शॉट थ्योरी। ये एग्ज़ाम से आप कुछ टाइम पहले भी करोगे तो आपका हो जाएगा। तो इसमें यूनिट 1 क्या है, हमारी इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले ये एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है अपने काम को पूरा करवाने की, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने की इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफ़ेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कम से कम टाइम में आपको अपना गोल अचीव करना, और एफिशिएंटली मतलब कि हमारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करके, वाइसली यूज़ करके हमारे गोल्स को अचीव करना। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हेल्प करता है ये गोल्स अचीव करने में, क्योंकि वही हमने अभी पढ़ा, अगर चीज़ें ठीक से मैनेज होगी तो हमारे गोल्स अच्छे से अचीव हो सकते हैं। एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी, हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और ये अडेप्ट करता है हमारे इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब कि ये डायनामिक होता है, ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं मैनेजमेंट का। और इन्हेंस करता है टीम कोऑर्डिनेशन। टीम कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सबको एक साथ मिलके काम करना। तो जब हमारी मैनेजमेंट अच्छे से हो रखी होगी तो कोऑर्डिनेशन तो होगा ही। अब फंक्शंस आ जाते हैं मैनेजमेंट के। हमारे 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हो गया कि डिसाइड करना कि हमें कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, जैसे अरेंज करना हमारे रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को। इन सब के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में जान रहे हैं। अब क्या है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में आ जाता है हमारा लोगों को हायर करना और उन्हें ट्रेन करना उनकी जॉब के लिए। लीडिंग में हमारा आता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेटेड रखें, उन्हें गाइड करें अच्छे से। और कंट्रोलिंग में आता है जो भी काम हो रहा है उसे अच्छे से हम मॉनिटर करें और देखें उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो रही है या नहीं। ठीक है, अब हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट है। इसमें कौन कौन से हैं, क्लासिकल अप्रोच है, एक हमारा बिहेवियरल अप्रोच है और एक कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच है। जो क्लासिकल अप्रोच है ये मेनली फोकस करता है एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर पे। बिहेवियरल वाला इसका फोकस रहता है ह्यूमन रिलेशनशिप पे, कि ह्यूमन के रिलेशंस आपस में अच्छे हो। और कंटेम्प्रेरी वाला ये सिस्टम्स एंड कंटिजेंसीज थ्योरी, अडेप्टिंग मैनेजमेंट टू सिचुएशंस। इनको अब हम नीचे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच जो है वो, उसे हम ट्रेडिशनल वाला भी कहते हैं, अपना ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें किस चीज़ पे फोकस रहता है कि काम एफिशिएंटली हो और एक स्ट्रक्चर में हो। ठीक है, इसमें हमने अभी 2 नाम पढ़े थे, एक फ्रेडरिक टेलर का और एक अभी नीचे हेनरी फ्योल। जो हमारे फ्रेडरिक टेलर हैं ये कहते हैं कि काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो और हर काम के लिए एक बेस्ट वे को खोजो कि कौन से तरीके से काम अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जांपल, वर्कर्स के लिए टाइम स्टडी टेक्निक्स। ठीक है, अब हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो कि हेनरी फ्योल ने लिखी है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने, याद होगा आपको, 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, एक वर्कर को एक ही बॉक्स से ऑर्डर मिलना चाहिए। इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे हेनरी फ्योल ने हमें दिए थे। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो क्लासिकल वाले में इनकी ये थिंकिंग है कि प्रोडक्टिविटी और काम को ऑर्गेनाइज करने पे ये ध्यान देते कि प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी और काम एक अच्छे स्ट्रक्चर में हो, एक ऑर्गेनाइज वे में हो। ये हमारा ट्रेडिशनल वे होता है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड है बिहेवियरल अप्रोच, जो फोकस करता था हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे। इसका फोकस क्या है, पीपल और उनकी नीड्स को समझो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, ये एल्टन मायो ने ये दिखाया कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस उनकी वर्किंग कंडीशन और मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। कि ये आइडिया क्या है, हैप्पी एम्प्लॉयज़ मतलब कि बेटर परफॉर्मेंस। इसमें हमें पता है कि अगर हम काम किससे करवाएंगे, हम ह्यूमन से काम करवाएंगे, तो वो ह्यूमन मोटिवेटेड होना चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो खुश होकर अच्छे तरीके से काम कर पाए। जितना इंसान मोटिवेटेड होगा वो अपना काम उतनी अच्छी तरीके से करेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने बताया है कि वर्कर सिर्फ मशीन्स नहीं है, उन्हें भी अटेंशन और मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई होप ये क्लियर हो। कंटेम्प्रेरी अप्रोच में कहते हैं, ये एक मॉडर्न व्यू है। इसमें सिस्टम अप्रोच में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है जिसमें अलग अलग पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। और कंटिजेंसी अप्रोच में क्या है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, मतलब कि हर सिचुएशन के लिए अलग तरीका हमें अपनाना चाहिए। सेम हमें वो नहीं अपना फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, किसी स्टेबल एनवायरनमेंट में फिक्स्ड पॉलिसी काम करती है, लेकिन डायनामिक एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। अब डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में मॉडर्न थ्योरी क्या कह रही है, मॉडर्न थ्योरीज ने फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस किया है कि टाइम के साथ साथ आप अपनी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, चेंजेस लाओ पॉलिसीज़ में, हर चीज़ में। ठीक है, अब हमारा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। फर्स्ट है हमारा टॉप लेवल, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, जो हमारे CEO होते हैं, जो कंपनी के हायर पोजीशंस होते हैं वो।
मिडिल लेवल जो होते हैं ये प्लान्स बनाते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमारे मैनेजर्स होते हैं। लोअर लेवल पे कौन आ जाते हैं, हमारे जो डे टू डे जो रोज़मर्रा के जो काम करते हैं जैसे सुपरवाइज़र वगैरह, ये हमारे लोअर लेवल में आ जाते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। अब है हमारी मैनेजेरियल स्किल्स, जिसमें क्या क्या है हमारी टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, किसी टास्क स्पेसिफिक जो एक्सपर्टीज़ होती है वो हमारी टेक्निकल स्किल्स में आती है। ये स्किल्स किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने और करने की एबिलिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये हमारी टेक्निकल हो गई, टेक्निकल काम जो है। ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है। ये स्किल लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने और टीम को इफेक्टिवली मैनेज करने की एबिलिटी से जुड़ी होती है, ठीक है। ये वो स्किल हो गई। थर्ड स्किल क्या है हमारी, कंसेप्चुअल स्किल। इसमें क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड बिग पिक्चर फोकस, कि बड़े पैमाने पे सोचना, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक सिस्टम की तरह समझने की एबिलिटी से जुड़ी होती है, कि पूरी हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े डिसीजंस लेने हैं वो हमारे कंसेप्चुअल स्किल्स में आता है, ठीक है। इसी के साथ यूनिट 1 तो हमारी ख़त्म हो गई। यूनिट 2 से अब हम वही पढ़ोगे, सारे जो फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सब। तो प्लानिंग में अब आपका क्या है, प्लानिंग हमने अभी क्या पढ़ा था, क्या होता है ये प्लानिंग। इसमें आता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम सेट करें कि हाँ हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और उसके लिए हम पूरा प्लान करें कि हम किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अब प्लानिंग कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। स्ट्रेटेजिक होती है, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। मतलब बेसिकली जो शॉर्ट टर्म है वो ऑपरेशनल होती है, मीडियम टर्म के लिए टैक्टिकल प्लानिंग यूज़ होती है और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिक। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ये हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, जैसे 5 साल का कोई हम बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान बना रहे हैं। या फिर मीडियम टर्म की बात करें तो एक डिपार्टमेंट तक की बात रहती है, ठीक है। इसमें जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो ये एक डिपार्टमेंट की बात है ना, ये तो नहीं कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। ऑपरेशनल में क्या होता है, ये डेली के गोल्स, कि आज प्रोडक्शन का क्या स्केड्यूल होगा। ये हमारी 3 टाइप की प्लानिंग हो गई, ठीक है। ये टाइम के बेसिस पे होती है, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म के लिए, टैक्टिकल मीडियम के लिए और ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म के लिए। अब स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग के, ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, शॉर्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई ऑब्जेक्टिव अपना सेट करना है कि हाँ हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ये गोल हमें अचीव करना है। उसके लिए आप इन्वायरमेंट को एसेस करोगे, आप समझोगे कि आप पे क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। आप अलग अलग अल्टरनेटिव डेवलप करोगे, ठीक है। और फिर उसमें से आप एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करोगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट रहेगा। उसका कॉस्ट, उसकी सब चीज़ आपके ऑप्शन, मतलब आपको लगेगा ये सूटेबल है, ठीक है। देन आप उस प्लान को क्या कर दोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे। और फिर लास्ट में आप उसको मॉनिटर करोगे, देखोगे कि वो प्लान ठीक चल रहा है, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, और उसमें कोई चेंज करने की नीड होगी तो करोगे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि चूज़ करना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव। अगर आप पे अलग अलग ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे बेस्ट वाला अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ करना, यही हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। ये आप किस किस तरीके से कर सकते हो, तो आप स्वॉट एनालिसिस से कर सकते हो या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ रखा है क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इस पर आप देखते हो कि क्या आपका वो एक ठीक बैठ रहा है अल्टरनेटिव या नहीं। इसी तरीके से कॉस्ट बेनिफिट में आप देखते हो, ठीक है। अब बैरियर्स क्या क्या आ जाते हैं एक इफेक्टिव प्लानिंग के, कि किस किस वजह से एक अच्छी प्लानिंग होने से रुक सकती है। सबसे पहले आगे लैक ऑफ क्लैरिटी इन गोल्स, आपके गोल्स ये क्लियर नहीं है आपको कि आपको क्या अचीव करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे प्लानिंग गलत हो सकती है। रेसिस्टेंस टू चेंज, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो लोग हैं वो बदलना ही नहीं चाहते हैं टाइम के साथ, तो फिर वो नहीं हो पाएगी ना प्लानिंग। अगर आप चेंजेस ही नहीं लाना चाह रहे हो, बदलाव ही तो आएगा तभी तो आप कुछ अचीव कर पाओगे, राइट। इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग में क्या हो गया, आपने सारे अपने डेटा ले लिए, उसके बेसिस पे आपने कोई प्लान बना लिया तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, हमारी यूनिट 3 आ गई, ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है अरेंज करने का टास्क को, रिसोर्सेज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के टास्क होते हैं उसके जो रिसोर्सेज हैं और जो उस पर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन्हें एक अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करो, जिससे कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव कर सको। इंपॉर्टेंस क्या आ गई, वही कि एक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर देता है कि आप एक काम स्ट्रक्चर ही होगा। जब आपने सब ऑर्गेनाइज़ कर रखा है कि हाँ ये टास्क है, इतने मेरे पे रिसोर्सेज हैं, तो आप का एक स्ट्रक्चर में काम होगा, ठीक है। इससे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन हो जाती हैं, सबको पता लग जाता है तुम्हारा काम क्या है, तुमको क्या करना है, ठीक है। ये कितने वजह से हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से। और आप अपने रिसोर्सेज का एक एफिशिएंट यूज़ कर पाओगे। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, मैनेज होती हैं, तो आपके रिसोर्सेज भी कम से कम लगते हैं और अच्छे तरीके से यूज़ हो पाते हैं अपना 100% से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स।
फंक्शनल में क्या आता है, ग्रुप्स को आप अलग अलग डिवाइड कर देते हो बाय फंक्शंस। जैसे मार्केटिंग का एक फंक्शन हो गया, एचआर का एक फंक्शन हो गया। डिविजनल में क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट पे, कि मान लो आपकी कंपनी है, मान लो वो सोप बना रही है और मान लो कोई ऑयल बना रही है, तो सोप के लिए अलग पूरी टीम हो गई और ऑयल के लिए अलग हो गई, तो वो हो गया आपका डिविजनल, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बेसिस पे आपने अलग कर दिया। लेकिन फंक्शनल कब होगा, कि मार्केटिंग की एक टीम हो गई और एचआर की एक। अब वो मार्केटिंग जो है ना, वो सोप का भी सारा काम करेगी और किसका भी करेगी, ऑयल का भी सारा काम करेगी, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल का भी और डिविजनल का भी, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, काम अच्छी तरीके से हो सके। अब इसके बाद क्या है हमारा डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, साइनिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। मतलब कि अगर ये आपका सर है ना बड़ा, तो ये अपना काम अपने से छोटे वाले को दे दे, अपना काम इसको बांट दे। इसमें क्या आ रहा है, आप काम भी बांट रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और अथॉरिटी भी दे रहे हो और अकाउंटेबिलिटी भी दे रहे हो। मतलब कि आपने उसे काम तो दिया कि तू मेरे बदले का ये काम कर, उसके बदले आपने उसको अथॉरिटी दे दी, उसे हक दे दिया इस काम को करने का, कि हाँ तुम पे ये राइट है कि तुम्हें कर सकते हो। वैसे तो वो छोटे लेवल पे है ना, लेकिन स्टिल वो कर सकता है। और अगर मान लो उसने वो काम गलत किया, तो वो उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा, जवाबदेह भी होगा कि ये काम तुमने करा था और ये तुमने गलत करा है, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल पे जो एक काम होता है, सिर्फ सेंटर पे जो काम हो रहा है ना, वो हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि वहीं पे डिसीजन बन रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, स्प्रेडिंग डिसीजन मेकिंग अक्रॉस लेवल। कि अभी हमने पढ़े टॉप लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है और जो सबसे छोटा वाला लेवल होता है, ठीक है, लोअर लेवल। अब आपने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपने सबको ये राइट दे दी कि हाँ तुम भी डिसीजन बना सकते हो, तुम भी डिसीजन ले सकते हो और तुम भी डिसीजन ले सकते हो। ये हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, कि आपने काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, सब कर सकते हो। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ जो टॉप लेवल था वही हमारे डिसीजन ले सकता था। अब हमारा आ गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का भी हमने समझा था सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं तो एक सिंक्रोनाइज वे में काम करें, वो साथ मिलके काम करें, मिलजुल के। ये नहीं कि कोई अलग ही कर रहा है, कोई अलग कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि मिल के समझ के काम करा जाए, ठीक है। मेथड इसके क्या क्या होते हैं, मीटिंग्स कराओ, उनकी कम्युनिकेशन चैनल उनका इंप्रूव करो और टीम वर्क करो। जब टीम मिलके काम करेगी तो अच्छे से काम हो पाएगा, राइट। जब उनकी मीटिंग्स बार बार रखवाई जाएंगी तो काम अच्छे से हो सकता है। कम्युनिकेट उन्हें कराया जाए बार बार, तो आप काम कोऑर्डिनेटली कर पाओगे, ठीक है। अब हमारा यूनिट 4 आ गई है, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है देखते हैं। लीडरशिप एक प्रोसेस है, किस चीज़ का, इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स और टीम टुवर्ड गोल। लीडरशिप में एक हमारा लीडर होता है, ये रहा हमारा लीडर। ये अपनी पूरी जो टीम है, मान लो इसको ये गाइड करेगा, ये मोटिवेट करेगा कि हाँ तुम्हें ये गोल अचीव करना है, तुम कर सकते हो, ठीक है। लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल्स होते हैं देखते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें जो ये है ना अकेला, ये जो है हमारा लीडर, सिर्फ यही सारे डिसीजन लेगा कि हाँ मैंने ये कहा है, अब तुम सारे जाके वो काम करो, मैंने बता दिया। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो लीडर होता है वो पूरी टीम को इन्वॉल्व करता है कि डिसीजन लो तुम, कि तुम सब अपना अपना दिमाग लगाओ थोड़ा और मुझे बताओ कि हमें क्या डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, क्या हमारा डिसीजन होना चाहिए। लेजिस्फेयर में क्या होता है, ये पूरा कहता है अरे तुम डिसीजन ले लो, मैं जा रहा हूँ घर। तो मतलब कि बेसिकली इसमें क्या है कि लीडर जो है वो फुल उन्हें फ्रीडम देता है कि तुम अपने थॉट्स रखो और उनके बेसिस पे काम करो, ठीक है। थ्योरीज़ क्या है लीडरशिप की, ट्रेट थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी और कॉन्टिजेंसीज थ्योरी क्या है। अब ट्रेट थ्योरी में कह रहे हैं लीडर्स हैव इनहेरेंट क्वालिटीज़। इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती है उनकी। बिहेवियरल में आता है कि जो लीडरशिप है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि क्या बिहेवियर है उसका, ठीक है। और कंटिजेंसी थ्योरी में आ जाता है कि लीडरशिप का स्टाइल डिपेंड कर सकता है किस पे, सिचुएशन पे। कंटिजेंसी में कह रहे हैं सिचुएशन पे, बिहेवियर में कह रहे हैं कि जो उसका बिहेवियर होता है उस पर, ठीक है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब जो एक लीडर होता है ना वो क्या करता है, वो मोटिवेट करता है किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो काम अच्छे से कर पाए। मोटिवेशन की क्या क्या थ्योरी है, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड और हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इनके बारे में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड आपने पढ़ रखा था, वो ऐसे ऐसे बेसिक नीड और फिर उसके ऊपर जाते हैं वो सब, ठीक है। नाउ वी हैव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कोई कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या आ जाता है, जैसे कोई आपकी बात नहीं बनी, कन्फ्लिक्ट हो गई किसी बात पे अगर 2 जनों की, तो आप वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो,
ओपन कम्युनिकेशन से खुले से आप बात करो। ये नहीं कि आप इधर से बात उधर हो रही है और सामने बैठ कर कोई बात ही नहीं हो रही है तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखो, बात इस तरीके से करो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ना कि बात बढ़े, ठीक है। इस तरीके से आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। नाउ हम पे क्या है, यूनिट 5 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आ जाता है, कंट्रोलिंग में होता है आपको मॉनिटर करना होता है क्या, परफॉर्मेंस। जो काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसे मॉनिटर करो, उसे देखो क्या वो सही हो रहा है, उसे कंपेयर करो उसके स्टैंडर्ड से। जो भी काम अगर हो रहा है ना तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि हाँ ये काम इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देखो जो ये काम है और ये काम है क्या ये सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत तरीके से काम हो रहा है, तो उसके आप करेक्टिव एक्शन लो। कंट्रोलिंग में ये आता है कि पहले समझो काम किस तरीके से हो रहा है, उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। अगर ठीक से काम नहीं हो रहा है तो आप करेक्ट एक्शन लो, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं कंट्रोलिंग में देख लेते हैं हम जल्दी से। स्टेप्स में आ रहा है सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड। कोई स्टैंडर्ड आप सेट कर देते हो कि अगर मान लो बॉक्स बन रहा है तो बॉक्स ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। देन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे कि हमारा तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। कंपेयर करोगे दोनों को स्टैंडर्ड से। इसको मैं कंपेयर करूँगी इससे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँगी, क्या मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है या नहीं। अंडर आइडेंटिफाई करूँगी डेविएशंस को, जो इनके बीच का अंतर आ रहा है उसको मैं समझूंगी कि कहाँ पे गलती हो रही है। देन मैं उसके करेक्टिव डिसीजन लूँगी। अगर मेरा, जैसे मैंने बॉक्स का एग्जांपल लिया ना, यहाँ पे कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो मैं समझूंगी और मैं सही तरीके का बॉक्स बनाऊंगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट में कोई गलती आ रही है तो मैं उसको देखूंगी कि क्या मैं सही एक्शन लेके अपना प्रोडक्ट को ठीक कर सकती हूँ। टाइप ऑफ कंट्रोल किस किस टाइप के हैं, फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट और फीडबैक। फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, बिफोर वर्क बिगिनस, मतलब कि कंट्रोल आप तब से ही शुरू कर दो, काम शुरू हुआ भी नहीं तब से। इसमें क्या आता है, प्री ट्रेनिंग, कि काम आपका स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो कि आपका काम कुछ गलत हो ही ना पाए ना। कॉन्करेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। मान लो वहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं तो अब वहाँ जाके क्वालिटी चेक करो कि क्या वो ठीक से बन रहा है, काम ठीक से हो रहा है या नहीं। पहले तो आपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दी कि इस तरीके से काम करो। देन सेकंड में आप क्या करोगे, कॉन्करेंट में चेक करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, काम ठीक से करे हैं नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस। फीडबैक में क्या आ जाता है, आफ्टर द टास्क। टास्क के बाद देखो जो बॉक्स उन्होंने बनाया, जो चीज़ जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने कैसा काम करा है, ठीक है। कंट्रोल के क्या क्या टूल्स होते हैं अगर हम देखें तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट्स और बैलेंस, स्कोर कार्ड्स, ट्रैकिंग मल्टीपल परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स। बजट्स को आप देखोगे कि बजट्स में क्या आएगा कि आपकी कितनी कॉस्ट लगी, कितना वो लगा, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि काम ठीक से हुआ है नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है उनमें देखोगे कि क्या सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड में भी आप यही चेक करोगे, ठीक है। नाउ इसके साथ हमारी आ जाती है यूनिट 6 जो कि लास्ट यूनिट है हमारी। इसकी एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट में जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बारे में है ये, ठीक है। इसमें हमारा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। इसमें क्या है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस है उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आती जाए टाइम के साथ साथ, जिससे क्या होगा कि हम अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को हम पूरा कर पाएंगे, उनकी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम क्वालिटी को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। चेंज मैनेजमेंट में क्या आता है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट द चेंजेस। टाइम के साथ साथ नए नए चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि अब सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। पहले काम और ट्रेडिशनल वेज में किए जाते थे लेकिन अब डिजिटल वे में किया जा रहा है। तो चेंज मैनेजमेंट में आता है कि टाइम के साथ साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करो और उनको अडेप्ट कराओ सारे चेंजेस, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्या आता है, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ और अपने प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया जाए, जिससे क्या होगा, कॉस्ट हमारी कम आएगी। कॉस्ट हमारी कम आएगी क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बहुत रिड्यूस हो जाती है हमारी कॉस्ट, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हमने पढ़ रखा है कि हमारे रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करा जाए कि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसे भी इनको यूज़ करने का मौका मिल पाए, इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज यूज़ हों। और CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये कहती है हमें कि एथिकली आप अपने सोसाइटी का और इन्वायरमेंट का ध्यान रखो, कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, आप अपनी बिजनेस चलाओ, लेकिन अपने इन्वायरमेंट का, अपनी सोसाइटी का अच्छे से ध्यान रखो और उसके ध्यान में आप ये पूरा बनाओ। क्रॉस कल्चरल एंड ग्लोबल मैनेजमेंट में क्या आता है, ये मैनेज करता है इंटरनेशनल टीम्स और अंडरस्टैंड करता है कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें जैसे कि देखो,
इंडिया कितना, इसमें कितने अलग अलग टाइप के कल्चर है इंडिया में, तो इसमें क्रॉस कल्चरल और ग्लोबल मैनेजमेंट का यही होता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं तो उनके कल्चर की आप रिस्पेक्ट करो, अलग अलग इंटरनेशनल टीम्स को आप समझो, मैनेज करो, ये हमारे इसमें आता है। जैसे कि अडेप्टिंग लीडरशिप स्टाइल फॉर डाइवर्स एम्प्लॉयज़, कोई एम्प्लॉय कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो इस तरीके से उनकी लीडरशिप करी जाए, इस तरीके से उन्हें मोटिवेटेड रखा जाए जिससे कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ ऑर्गेनाइजेशन को, और उन्हें ऐसा फील ना हो कि हम कहीं बाहर से आए हैं तो ये लोग हमारे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का फुल मतलब वन शॉट कंप्लीट हो गई है। होप आपको ये समझ आया होगा सारा, इसका मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।